डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह। आज मैं 12वीं कक्षा भूगोल, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, पाठ 5 भूमि संसाधन तथा कृषि का प्रश्न उत्तर बताऊंगा। इससे पहले मैं पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4 का प्रश्न उत्तर बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? इसका ख आंसर सही होगा, सीमांत भूमि। दूसरा प्रश्न है, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? ग आंसर सही होगा, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? इसका ग आंसर सही होगा, मृदा लवणता। चौथा प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? घ आंसर सही होगा, गन्ना। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? इसका ग आंसर सही होगा, मैक्सिको तथा फिलीपींस। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। इसका पहला प्रश्न है, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल आदि, बंजर भूमि कहलाती है। वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषि रहित है, भूमि को उदार तकनीकी द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ऐसे भूमि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, निबल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताएं। इसका उत्तर देख लेते हैं। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई एवं काटी जाती है, वह निबल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। सभी प्रकार की परती भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि तथा निबल बोया गया क्षेत्र अर्थात कुल कृषि योग्य भूमि सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। सकल बोया गया क्षेत्र निबल बोया गया क्षेत्र से अधिक होता है। तीसरा प्रश्न है, भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर देख लेते हैं। 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। इस समस्या से उभरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP तथा गहन कृषि कार्यक्रम IAPP प्रारंभ किए गए। चौथा प्रश्न है, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? इसका उत्तर देख लेते हैं। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। इन क्षेत्रों में रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ग्वार आदि फसलों की कृषि की जाती है। 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती है जिन्हें अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना इत्यादि। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। पहला प्रश्न है,
भारत में भूमि संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, उनका निदान कैसे किया जाए, इसका उत्तर देख लेते हैं। कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की है। अतः देश की अधिकतर कृषि समस्याएं प्रादेशिक है, तथापि कुछ समस्याएं सर्वव्यापी है, जिससे भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध शामिल है। भारत में कृषि का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता एवं अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। दूसरी तरफ राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम तथा अत्यधिक अविश्वसनीय है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी काफ़ी उतार चढ़ाव पाया जाता है। फलस्वरूप यह क्षेत्र सूखा एवं बाढ़ दोनों सुभेद है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एवं सामान्य परिघटना है, लेकिन यहाँ कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वा संकट बने हुए हैं। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। इससे मृदा उर्वरता क्षीण हो सकती है। सिंचाई क्षेत्रों में कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जल अकर्मकता, लवणता तथा मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है। दूसरा प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जित अर्थव्यवस्था जैसी थी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा दयनीय था। यह समय भयंकर अकाल एवं बड़े सूखे का साक्षी है। देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूभाग पाकिस्तान में चले गए। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचाई क्षेत्र का अनुपात कम रह गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसमें निम्न उपाय अपनाए गए। पहला, व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को लगाया जाना। दूसरा, कृषि गहनता को बढ़ाना तथा तीसरा, कृषि योग्य बंजर तथा परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। इस समस्या से उभरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP प्रारंभ किए गए। लेकिन 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। 1960 के दशक के मध्य में गेहूं मैक्सिको तथा चावल फिलीपींस की किस्में, जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थी, कृषि के लिए उपलब्ध हुई। भारत ने इसका लाभ उठाया तथा पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई सुविधा एवं क्षेत्रों में रासायनिक खाद के साथ उच्च उत्पादकता की किस्मों को अपनाया। नई कृषि प्रौद्योगिकी की सफलता हेतु सिंचाई से निश्चित जल आपूर्ति पूर्व अपेक्षित थी और कृषि विकास की इस नीति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। हरित क्रांति
ने कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश जैसे उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि कृषि आधारित उद्योग तथा छोटे पैमानों के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया। कृषि विकास की इस नीति से देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गैंड ने किया था। 1950 के दशक में भारतीय योजना ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक असंतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। इसने कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि के विकास हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल दिया। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।